बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के सेकंड पार्ट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट का बेसिक मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन, तो वेक्टर की वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। देखें वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। व्हेन टू वेक्टर्स are multiplied with each other and their answer is also a vector quantity, then such a product is called vector product। देखें इसका मतलब यह है कि अगर आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और इनका रिजल्ट जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही बन रहा है, तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। सही। अगर आपने मतलब मेरे कहने का ये है कि दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और उनके रिजल्ट में भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही बन रही है, तो सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट्स। सही। इसके हम लोग जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, यहां पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मेरे पास किसकी है, टॉर्क की। टॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म इनटू फोर्स। ये आर जो है ये मूवमेंट आर्म है। मूवमेंट आर्म क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, जहां से आपकी बॉडी रोटेट करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके जहां पर फोर्स एक्सर्ट हो रही हो वहां तक का डिस्टेंस हमारे पास कहलाता है मूवमेंट आर्म। और मूवमेंट आर्म क्योंकि हमारे पास डायरेक्शनल डिस्टेंस है, दैट्स व्हाई मूवमेंट आर्म हमारे पास क्या है, वेक्टर है। और इसका मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ फोर्स के साथ, फोर्स भी हमारे पास क्या है, वेक्टर है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना रही है, टॉर्क रिप्रेजेंट कर रही है। और टॉर्क भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर टॉर्क हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉर्क बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन देखूं टॉर्क की, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क। तो टर्निंग इफेक्ट की हमारे पास दो ही डायरेक्शंस हो सकती हैं, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। सही। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप जो है वो दो वेक्टर्स से देखिए, एक और बात भी याद रखिएगा यहीं से कि दो वेक्टर्स को अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे दो वेक्टर्स का, और जो नया वेक्टर आपके पास बनेगा ये हमेशा क्या होगा, रोटेटरी क्वांटिटी, मतलब हमेशा रोटेशनल वेक्टर बनेगा। सही। जैसे आर और एफ से हमारे पास क्या बन रहा है, टॉर्क बन रहा है। टॉर्क क्या, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स है, यानी कि रोटेटरी वेक्टर है। इसी तरीके से जो मेरे पास सेकंड यहां पर एग्जांपल है दैट इज आर क्रॉस पी, मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय द लीनियर मोमेंटम विल प्रोड्यूस एंगुलर मोमेंटम। अब ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर की भी हमारे पास जो है वो डायरेक्शन दो ही हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये भी मेरे पास क्या बन रहा है, एक रोटेटरी वेक्टर बन रहा है। तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि जब भी दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से एक न्यू वेक्टर बनेगा तो ये हमेशा रोटेटरी वेक्टर होगा, यानी कि इसकी दो ही डायरेक्शन होंगी, या तो क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। राइट। अब बात करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की। जब दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास न्यू एक और वेक्टर बन जाता है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं। सही। जैसे स्केलर प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने क्या किया था, जब दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास स्केलर बनता है तो दोनों वेक्टर्स की मतलब मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर क्योंकि दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर बन रहा है, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर मतलब वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कराने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं। देखें, a cross is placed between the multiplying vectors, that's why vector product is also known as cross product। सही। याद रखिएगा जब भी आपके पास दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से न्यू वेक्टर बन रहा है तो मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कराने के लिए क्रॉस रिप्रेजेंट करेंगे। सही। आगे चलते हैं। इसकी थोड़ी सी हम लोग जो है वो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी विल प्रोड्यूस अ न्यू वेक्टर। अभी हमने देखा कि दो वेक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक न्यू वेक्टर बनेगा whose direction is perpendicular to the plane containing the two vectors। जो न्यू वेक्टर बनता है उसकी डायरेक्शन हमेशा जो दो वेक्टर्स हैं इनके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। मतलब कहने का क्या है कि अगर देखें मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और ये एक प्लेन में है, प्लेन दो एक्सिस टू एक्सिस का एट टाइम हो सकता है, या तो एक्स और वाई एक्सिस का होगा। लेट कह लें कि ये ए जो है वो एक्स एक्सिस में है, बी कहाँ है, वाई एक्सिस में है। तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट से जो न्यू वेक्टर बनेगा वो हमेशा इस प्लेन यानी कि एक्स और वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो एक्स और वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा, मतलब कौन सा एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा। सही। मतलब अगर ए और बी एक्स और वाई एक्सिस में हैं तो जो न्यू वेक्टर बनेगा वो कहां बनेगा, जेड एक्सिस में बनेगा।
अब z एक्सिस पॉजिटिव होगा या z एक्सिस नेगेटिव होगा, इसको हम लोग जो है वो डिटरमाइन करते हैं बाय राइट हैंड रूल। अब यहाँ पे देखिएगा राइट हैंड रूल क्या है, द रूल इज फिंगर कर्ल्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड इरेक्ट थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर। जैसे मैं ए से बी की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो फिंगर्स मेरी ए से बी की डायरेक्शन में कर्ल होंगी और ये जो मेरे पास थंब बनेगा ये रिप्रेजेंट करेगा न्यू वेक्टर की डायरेक्शन को। अगर देखें सिंपल सी मैं आपको बात बताऊंगा, आपने याद क्या रखना है, अगर आपके पास रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका जो न्यू वेक्टर बनेगा वो पॉजिटिव z एक्सिस में होगा। सही, जैसे देखें ये मेरे पास जो है ये आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके वेक्टर्स की रोटेशन है तो जो न्यू वेक्टर बनेगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आपकी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज होगी तो आपके पास जो न्यू वेक्टर बनेगा वो नेगेटिव वेक्टर होगा, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। दैट इज कॉल्ड द राइट हैंड रूल। सही, आगे चलते हैं, इसकी थोड़ी सी जो है वो मजीद ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन को देखते हैं। कंसीडर, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर देख लीजिए मतलब मैग्नीट्यूड इंटरप्रिटेशन कैसे होगी हमारे पास। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है। देखें ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दोनों क्या करें, एंगल बना रहे हैं थीटा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी कि ए और बी की जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। मतलब जो दूसरा वेक्टर है, जैसे मेरे पास देखें ये पहला फर्स्ट वेक्टर है ए और बी मेरे पास क्या सेकंड वेक्टर, तो ए तो मेरे पास ए का मैग्नीट्यूड तो वैसे ही आ जाएगा, जबकि बी जो है सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर। देखें फर्स्ट वेक्टर के ऊपर मैं ये परपेंडिकुलर जो है वो कंपोनेंट ड्रॉ कर दूंगा बी वेक्टर का। देखें बी का ये परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा ना, तो यहीं पे मैं जो है वो ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाना है तो ए के साथ मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव बी। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर। अगर आपने इसको कैलकुलेट करना है तो उसी तरीके से जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट में कैलकुलेट किया था, इसको लेट कर लें ओ पॉइंट है, इसको कंसीडर कर लें ए पॉइंट है, इसको कंसीडर कर लें बी पॉइंट है। सही, तो ट्राइंगल ओ ए बी को कंसीडर करते देखें आपने अब क्या करना है, परपेंडिकुलर साइड कैलकुलेट करनी है। तो साइन थीटा यूज करेंगे, साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा आ जाएगा, उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। सही, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्या है ए और कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर क्या बनेगा हमारे पास, बी साइन थीटा बनेगा। और ये एन क्या है, एन हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों, क्योंकि इसकी मल्टीप्लीकेशन से एक न्यू वेक्टर बन रहा है जिसकी डायरेक्शन को हम जो है वो यूनिट वेक्टर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सही, याद है ना आपको कि दो वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन से एक न्यू वेक्टर बनता है तो उसकी डायरेक्शन को हम लोग जो है वो एन यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि हमने प्रूव करना है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। तो इसके लिए भी मैं जो है वो दो वेक्टर्स को कंसीडर कर रहा हूँ। इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, ए क्रॉस बी दैट विल नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। नॉन कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर आप ऑर्डर को चेंज करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा। सही, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। दो वेक्टर्स को मैंने कंसीडर कर लिया जो कि दोनों क्या कर रहे हैं, एंगल थीटा बना रहे हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी विल प्रोड्यूस अ न्यू वेक्टर सी। अभी हमने कहा था कि दो वेक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक न्यू वेक्टर बनेगा सी वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ ए और बी को मैं देख रहा हूँ तो ए और बी मेरे पास किस में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो न्यू वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सही, तो ये इसका मेरे पास जो मैग्नीट्यूड ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। अभी बनाया था हम लोगों ने, इसका शॉर्टकट याद रखिएगा ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन का। अभी तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया था, अगर आपको फॉर्मूला मतलब कि कहीं पर आपने रिप्रेजेंट करें तो फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। और यहां पर एन जो है वो एन क्या कर रहा है, वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, यानी कि ये एन जो है ये न्यू वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आपके पास जो न्यू वेक्टर जनरेट होगा वो पॉजिटिव होगा। सही, तो यहां पर मेरे पास यूनिट वेक्टर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए क्रॉस बी हमारे पास सी के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, सी दैट विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी तरीके से तो मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, बी क्रॉस ए दैट विल प्रोड्यूस अ न्यू वेक्टर दैट इज डी। बी क्रॉस ए जो वेक्टर मेरे पास एक न्यू वेक्टर बनाएगा दैट इज डी वेक्टर।
सही। तो अब मुझे इसका जो है वो मैग्नीट्यूड बनाना है, तो b क्रॉस ए दैट विल बी इक्वल्स टू बी ए साइन थीटा, और n क्या कर रहा है, ये जो न्यू वेक्टर बनाया अपने d वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही। अब देखें क्योंकि ये मेरे पास क्लॉकवाइज रोटेशन है, b2a मेरे पास क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ये यूनिट वेक्टर जो है ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। ये जो मेरे पास यूनिट वेक्टर बन जाएगा ये नेगेटिव बन जाएगा, बिकॉज मेरे पास क्या है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। b क्रॉस हमारे पास किसके इक्वल है, d वेक्टर के इक्वल है, राइट। इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, दैट इज माइनस d दैट विल बी इक्वल टू बी ए साइन थीटा। आप देखें इक्वेशन 1 और 2 की राइट हैंड साइड हमारे पास सेम है, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल सेम है हमारे पास, और a और b का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो कंपेयर करवा लूंगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दैट c विल बी इक्वल टू माइनस d। c वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल है, a क्रॉस b के इक्वल है, और d वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल है, b क्रॉस a के इक्वल है। तो ये हेंस प्रूव कि a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस a के इक्वल नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और इसके बाद हम लोग जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखें, इफ वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज मिनिमम। अगर आप एक वेक्टर को मतलब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी और आप उसका क्रॉस ले रहे होंगे, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो मिनिमम होगा। क्यों मिनिमम होगा, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखें, ये लेट के ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जहां से आपकी बॉडी रोटेट करती है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन फोर्स तक का डिस्टेंस, ये क्या है, मेरे पास मूवमेंट आर्म है। ये जो ब्लैक डॉट लाइन है ये क्या है, मूवमेंट आर्म है, और इसी डायरेक्शन में फोर्स है। सही। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या कोई इसमें रोटेशन जनरेट होगी या कोई टॉर्क जनरेट होगा, इसमें नहीं होगा। सही। तो यही हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो आप कोई रोटेशन जनरेट नहीं करवा सकते, और आपका वेक्टर प्रोडक्ट बेसिकली रोटेशन को जनरेट कराता है। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो कोई रोटेशन जनरेट नहीं होगी, और आपके पास जो है वो मिनिमम आंसर आएगा, दैट इज एक। अच्छा, ये ए क्रॉस बी है, सॉरी ये डॉट गलती से यहाँ पर प्रेजेंट होगी, ए क्रॉस बी दैट विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। हम कह रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 दैट विल बी गिव अस आंसर 0। तो हमारे पास a क्रॉस b क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। सही। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको नजर आ रही है कि मोमेंट आर्म और फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ जाए तो कोई टॉर्क जनरेट नहीं होता, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सही। याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट रोटेशन को रिप्रेजेंट करती है, क्रॉस प्रोडक्ट रोटेशन को रिप्रेजेंट करती है। पैरेलल वेक्टर्स कभी भी रोटेशन को जनरेट नहीं करा सकते, दैट्स व्हाई हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये दोबारा से बता रहा हूँ कि बेटा ये गलती से डॉट हो गया, इसमें क्रॉस मतलब कि क्रॉस लेट कीजिएगा। ए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। हाँ जी, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं तो रोटेशन आपके पास मैक्सिमम हो जाती है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है। कैसे होगा, पहले ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। ए क्रॉस बी दैट विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये हो जाएगा साइन 90, यानी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और साइन 90 हमारे पास 1 आंसर रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको ये बताया था कि एंगुलर ज्योमेट्री में अगर आंसर आपके पास 0 है तो मिनिमम होगा, अगर 1 है तो मैक्सिमम होगा, दैट इज ए डॉट बी दैट विल बी इक्वल टू ए बी, यानी कि मैक्सिमम आंसर हमारे पास आ रहा है। तो हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि प्रैक्टिकली हमारे पास ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए, ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो एल आपको दिखा रहा है मूवमेंट आर्म है, दैट इज लेंथ, और ये आपके पास फोर्स है। तो देखें, मूवमेंट आर्म यानी कि लेंथ और ये जो आपके पास फोर्स है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आपके पास रोटेशन जनरेट होगी। देखें, आपको दिखा रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन जनरेट होगी। सही। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, ए वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी एंड ए इक्वल्स टू बी, यानी कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के पैरेलल है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमारे पास इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, यहां पर स्केलर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये भी वेक्टर प्रोडक्ट होगा बेटा। सही। तो अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट लेंगे, सॉरी क्रॉस लेंगे, दो सिमिलर वेक्टर्स को क्रॉस लेंगे तो दोनों के दरमियान हमारे पास डायरेक्शन क्या है, मतलब दोनों पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, साइन 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो अगर दो वेक्टर्स देखें, जैसे मेरे पास ये है, यहां पर भी एफ है और यहां पर भी मैं दोनों साइड से मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास जो रोटेशन जनरेट होगी वो नहीं होगी। सही। दैट्स वाई हमारे पास क्या है, 0 है। फोर्थ हमारे पास क्या है, वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी देन देयर इज वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0।
ये स्केलर नहीं बेटा वेक्टर है, और ये डॉट नहीं यहाँ पर क्रॉस हो गई, थोड़ा सा जो है वो मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ देखिएगा अगर एंटी पैरेलल का मतलब, अब यहाँ ये देखें, ये लेट करें कि ये डायरेक्शन मेरे पास जो है वो मोमेंट आर्म की है राइट, और लेफ्ट डायरेक्शन है फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो क्या कोई रोटेशन जनरेट हो सकती है? यानी कि ये मेरे पास मोमेंट आर्म है टुवर्ड्स राइट और फोर्स लग रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो स्पैनर में कोई रोटेशन जनरेट होती हुई नजर आएगी आपको? नहीं होगी। तो प्रैक्टिकली भी हमारे पास ये हो रहा है और ज्योमेट्रिकली भी देख लेते हैं हम। अगर एंटी पैरेलल हैं दोनों, एंटी पैरेलल का मतलब साइन कितना है 180 डिग्री, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी दैट विल बी इक्वल्स टू 0। और आखिर में हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, दैट अगर दो सिमिलर देखें, जैसे आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के, यानी कि सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। जैसे आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि सिमिलर वेक्टर्स का अगर आप जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है? 0 के इक्वल हो जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने तो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। जबकि अगर आप जो ऑपोजिट वेक्टर्स का क्रॉस लेंगे तो ये किसके इक्वल, देखें जैसे मैं ले रहा हूँ आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे का मतलब है आई किस में? एक्स में है, और जे किस में है? वाई में है। तो जो मेरे पास न्यू वेक्टर बनेगा वो कहाँ बनेगा? जेड एक्सिस में बनेगा, दैट इज के। और अगर मेरे पास जो है मैं जे से आई की तरफ आ रहा हूं, यानी कि वाई से एक्स की तरफ आ रहा हूं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस के हो जाएगा। और सिमिलरली इसी तरीके से मेरे पास जो है वो बाकी यूनिट वेक्टर्स हो जाएंगे। सही, तो ये हमारे पास है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। उम्मीद है कि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करूंगा। सही, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।